चलिए देखते हैं। देखिए आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो केवल आपके सिलेबस के लिए नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत काम का है। ठीक है, क्या होता है स्वास्थ्य, क्या होता है रोग, हम पढ़ेंगे। आपके चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग, जो कि कक्षा 12th का है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, मानते हैं क्यों पूछे जाते हैं, तो समझते हैं बात को। क्यों पूछे जाते हैं, रीज़न ये होता है कि आने वाले समय में देख ही रहे नई वाली जो जनरेशन है वो किस प्रकार से अल्कोहल का इस्तेमाल कर रही है ना। नशीले पदार्थों का सेवन लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि बड़े बड़े एडवर्टाइज किए जाते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये चैप्टर उसी के लिए, उसी के सुधार के लिए ये जानकारी आपको दे दे कि क्या फ़ायदे होते हैं। हालांकि फ़ायदे तो मुझे शायद ही कोई ऐसा होता होगा जिससे कुछ प्रॉफिट होता होगा, वरना हमेशा नुकसान ही ये देते हैं। क्या होता है मानव स्वास्थ्य और रोग के चैप्टर में, पहले समझते हैं स्वास्थ्य किसे कहते हैं। स्वास्थ्य आपके और हमारे जीवन से जुड़ी केवल एक ऐसा वर्ड ही नहीं है, बल्कि कहते हैं ना कि स्वास्थ्य है तो ही जीवन है। मतलब अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो दुनिया आपके लिए कोई मायना। आप बिस्तर पे सोए हैं और आपके भाई की शादी हो, कोई मतलब नहीं उस शादी का, है कोई मतलब नहीं। आपकी शादी हो, आप बीमार हो, देखिए बीमार का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप रोग से ग्रसित हैं, आपको बुखार है, चेचक है, नहीं। रोगी दो प्रकार के होते हैं वैसे नॉर्मली, एक होता है मेंटली और एक होता है फिजिकली, मतलब शारीरिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से बीमार। शारीरिक रूप से अगर आप फिट हैं या फिर आप शारीरिक रूप से पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, हष्ट-पुष्ट हैं, मोटे तगड़े हैं, लेकिन आपका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो आप भी रोगी हैं। ठीक है, सोच समाज में कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, किससे किस वर्ड का इस्तेमाल करना है, कब कहाँ कौन सी बात बोलनी है, ये सारी चीज़ें आपकी दर्शाता है आपकी मेंटलिटी को, यानी कि आपकी मानसिकता को ये दर्शाता है कि आप कितने अच्छे हो चुके हैं या मेंटली रूप से आप कितने फिट हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य, जब आपके शरीर, जानते हैं हमारा शरीर एक प्रकार का मशीन है। जिस प्रकार से एक मशीन कार्य करती है ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर कार्य करता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से मशीन काम करती है ठीक उसी तरह से हमारा शरीर काम करता है। तो जब शरीर की सारी क्रियाएं सही तरीके से काम करें, जैसे किसी मशीन के, अगर कोई भी मशीन है, बाइक ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, मशीन आप जानते हैं मशीन वह होती है जो आपके काम को आसान बना दे, वही मशीन है। एक नेल कटर से लेके, है ना, बड़े से बड़े क्रेन की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, वो क्या है, एक मशीन है। बात करते हैं एक छोटा से छोटा पुर्जा अगर खराब हो जाता है तो भी मशीन में कुछ, मशीन धीरे धीरे काम, या उसकी स्पीड कम हो सकती है, काम करने की क्षमता रुक सकती है, कई चीज़ें प्रभावित होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर का कोई भी एक अंग काम करना बंद कर दे या धीरे काम करने लगे तो उसे बोला जाता है रोग। जब कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सही हो तो उसे बोला जाता है स्वस्थ व्यक्ति। और जब शरीर की कोई भी क्रिया बाधित हो जाती है, सर्दी हो गई आपको तो क्या हो जाता है, आपकी श्वसन क्रिया बाधित हो गई। ठीक है, गैस, कब्ज, एसिडिटी जिसे बोला जाता है अगर बनती है तो आपकी पाचन क्रिया गड़बड़ है। ठीक है ना, अगर आपको दिखाई नहीं देता तो आपको क्या है, आपको देखने में प्रॉब्लम होने वाली है ना, देखने की क्षमता आपकी कम होने वाली है। मस्तिष्क से अगर सर दर्द लगातार हो रहा है तो आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें क्या है, रोग को दर्शाती है। तो जब शरीर की कोई भी क्रिया बाधित हो जाए उसे बोला जाता है रोग। जिस व्यक्ति के शरीर की कोई क्रिया बाधित होती है, काम करना बंद करती है, धीरे धीरे काम करती है, उसे बोला जाता है रोगी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पेशेंट। क्या होता है पेशेंट, जब उसके शरीर, कोई भी व्यक्ति है उसके शरीर कोई भी रोग हो सकता है, समझ रहे हैं ना, जो एंटीजन होते हैं वो आपके शरीर में किसी भी माध्यम से घुस सकते हैं, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वही पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कि जब शरीर की कोई क्रिया बाधित हो जाती है तो उसे रोग बोला जाता है, और वह व्यक्ति जिसके शरीर की कोई क्रिया बाधित होती है उसे हम रोगी के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है।
किस प्रकार से हमारा शरीर हमारी रक्षा करता है, किस प्रकार से रोगाणुओं से शरीर हमारा रक्षा करता है, किस प्रकार से वो काम करता है। तो बात करते हैं पहले प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया पहले समझ जाते हैं कि क्या होती है प्रतिक्रिया। अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो वो हुई क्रिया, अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो वो हुई क्रिया, और आपने उसे पलट कर मार दिया तो वो हो गई प्रतिक्रिया। समझ गए? मतलब किसी सवाल का जवाब देना प्रतिक्रिया। मम्मी ने आपको डांटा, फिर आप मम्मी पे अगर चिल्ला दिए तो मम्मी ने तो क्रिया किया, आपने उसका रिएक्शन, मतलब एक होता है एक्शन, मतलब किसी ने किसी काम को किया फिर उसी काम को आप दोबारा कर दे, वो रिएक्शन। मतलब मम्मी ने आपको चिल्लाया फिर आप मम्मी को चिल्ला दी तो क्या हो गया? ये रिएक्शन हो गया, मतलब क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गई। ठीक है? तो वैसे हमारे शरीर में भी प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होती है। प्रतिरक्षा का मतलब देखिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए क्या कर, जैसे सिक्योरिटी, हर चीज़ के लिए सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? सलमान खान के लिए बॉडीगार्ड होता है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके पास, किसी के पास Z+ सिक्योरिटी है, किसी के पास Y+ सिक्योरिटी है ना, सबके पास सिक्योरिटी होती है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। उसे सिक्योरिटी कौन देता है? प्रतिरक्षा तंत्र देता है। कैसे देता है वो समझते हैं। क्या होता है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे शरीर में लगातार किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई रोगाणु, कोई ना कोई प्रतिजन प्रवेश करता रहता है। हम बैठे हैं, कोई वायरस उड़ के जा रहा है हवा में, हमने सांस लिया, वो सांस के माध्यम से घुस सकता है। पहला, खाना खा रहे हैं, खाने में हमारे हाथ में हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो, खाने के माध्यम से वो जा सकता है। हमने किसी से हाथ मिलाया, हाथ मिला के फिर मुंह पे हाथ लगाया, इसके माध्यम से वो घुस सकता है। कपड़े में लगा हुआ है, मुंह पोछा, हो सकता है। तो कई तरीके से वायु के द्वारा, किसी जीव के द्वारा हमारे शरीर में प्रतिजन पहुंच सकते हैं। उन प्रतिजन को रोक देना या रोकने का काम जो करता है उसे बोला जाता है प्रतिरक्षा क्रिया। मान लेते हैं अगर कोई रोगाणु या कोई प्रतिजन, एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो वो जाके हमें इन्फेक्ट करेगा, वो जाके हमें संक्रमित करेगा और हमारी शरीर की कोई क्रिया क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी, रुक जाएगी, धीरे धीरे काम करेगी, तो हम क्या हो जाएंगे? रोगी हो जाएंगे। लेकिन हमारा शरीर हमें इन सारी चीज़ों से क्या करता है? बचाता है। कैसे बचाता है? दो तरीके से बचाता है। पहला होता है जन्मजात, वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से ही मिला है, मतलब जब हम पैदा हुए उसके साथ ही ये प्रतिरक्षा हमारे पास, हमारे शरीर में अवेलेबल थे, मौजूद थे। समझ रहे हैं ना? वे प्रतिरक्षा जो हमारे जन्म के साथ ही आए हैं या हमें मिले हैं, उन्हें बोलेंगे जन्मजात प्रतिरक्षा। जैसे समझते हैं पहला कि क्या होता है। देखिए, अब मैं श्वसन का आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम जानते हैं कि हमारे नाक में बाल होता है। क्या काम करता है कि जब शरीर के बाहर से या वातावरण से कोई छोटा सा कण, कोई भी कचरा हमारी नाक में जाता है तो क्या काम करता है? ये बाल उसे रोक देता है। तो इसे बोला जाता है प्रथम पंक्ति। क्या बोला जाता है? प्रथम पंक्ति। मतलब वह प्रतिरक्षा जो सबसे पहले किसी बैक्टीरिया को, किसी रोगाणु को, किसी एंटीजन को हमारे शरीर में जाने से रोकता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जन्मजात। मतलब वह जो हमें हमारे जन्म के साथ ही मिला है। अब कोई एंटीजन हमारे शरीर में मान लेते हैं प्रवेश कर गया, अब वो प्रवेश कर गया तो क्या करेगा? प्रथम पंक्ति, पहली पंक्ति, किसी भी माध्यम से, हाथ, हवा के माध्यम, मतलब श्वसन के माध्यम से, पाचन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो प्रवेश कर सकता है। ठीक है? वो प्रवेश कर गया, अब अंदर प्रवेश कर जाएगा मान लेते हैं, तब शुरू होता है क्या? उपार्जित प्रतिरक्षा। बाकी तो काम ये जन्मजात, रोक दिया ना। प्रतिरक्षा का मतलब रक्षा करना, उसे जाने नहीं दिया तो रक्षा तो कर ही दिया ना। अब भाई किसी आदमी को कोई मारने जा रहा है, हम उसे रास्ते में ही रोक दें तो हमने उसकी रक्षा की कि नहीं की? रक्षा कर दिया ना, तो प्रथम खत्म। दूसरा क्या होता है? उपार्जित। जन्म के बाद वे लक्षण जो या वे प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद हमारे शरीर में विकसित होते हैं वो होते हैं उपार्जित। जैसे इसमें अब देखिए, उपार्जित तब होगा जब कोई प्रथम पंक्ति को, मतलब पहले प्रतिरक्षा को तोड़ दे, जन्मजात वाले प्रतिरक्षा को अगर तोड़ के कोई द्वितीय में प्रवेश कर गया, तो जब द्वितीय में जैसे ही प्रवेश करेगा तो द्वितीय के बाद
मतलब जब तृतीय में पहुंचने की कोशिश करेगा तो उपार्जित वाला तैयार हो जाएगा। मतलब अगर दो भाई को वो मार के चला गया तो उसके पिताजी मिलेंगे, वो कौन आएंगे? तृतीय वाले। समझ रहे हैं ना? तो उपार्जित प्रतिरक्षा ये दो तरीके से काम करता है। पहला, तरल बना के। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई छोटा मोटा रोग हो जाता है, कोई छोटा रोग हो जाता है, तो आप उसकी दवा ना लिया करें। क्यों ना लिया करें? क्योंकि हमारा शरीर खुद ही प्रतिरक्षा, हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो खुद ही उस रोग का भक्षण कर देगा, उस रोगाणु का भक्षण कर देगा, उस रोग को नष्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए तब भी दवा ना, लेकिन अपने भरोसे बैठे शरीर, उसको पहचानने में टाइम लगता है। कैसे काम करता है हमारा शरीर, वही हम जानने वाले हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या करता है? तरल बनाता है। मान लेते हैं हमारे शरीर में कोई वायरस घुस गया, वो है सर्दी का, या फिर मान लेते हैं निमोनिया का, किसी का भी कोई अगर वायरस या कोई बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ हमारे शरीर में प्रवेश अगर कर गया, तो सबसे पहले हमारा शरीर का जो उपार्जित प्रतिरक्षा, अगर भाई देखिए अब पहले वाले की तो बात खत्म हो गई क्योंकि पहले से बात है नहीं, अब अगर दूसरे में प्रवेश कर गया, तीसरे में प्रवेश कर गया, तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमारा प्रतिरक्षा उस बैक्टीरिया, उस वायरस को पहचानेगा। समझ रहे हैं? सबसे पहले वह उस वायरस को, बैक्टीरिया को पहचानेगा, फिर वो पता लगाएगा कि इसे क्या पसंद है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फूफा के लड़के को घर भेजना है और उन्हें कहना भी नहीं है कि आप घर चले जाइए, तो उन्हें जो पसंद नहीं है वो बना दीजिए। 2-3 टाइम बनाएंगे, अपने आप उठ जाएंगे। मच्छरदानी उन्हें ना दीजिए, है कि नहीं? खटिया लेके चले आइए, भैया चटाई पे सो जाइए, थोड़ा सा काम है कि नहीं? मुझे नींद नहीं आता। तो ये क्या है? इनडायरेक्टली किसी को प्रताड़ित करना। वैसे ही ये काम करता है। देखिए, अब किसी को पहचानना है तो टाइम तो लगेगा भाई, क्योंकि उसके बारे में सारी जानकारी निकालनी है कि भैया को क्या पसंद है ना? कितने बजे सोते हैं? जब वो सोने जाए तब डीजे बजा के नाचे। भैया हम लोग रोज नाचते हैं, यही टाइम पे मजा आती है कि नहीं? जब सोने जाए तब नाचना चालू करें, तब लगा के ऊपर बढ़िया वाला। और पता कर लीजिए भैया को भोजपुरी गाना नहीं पसंद, पूरा बढ़िया बढ़िया भोजपुरी हिट वाला लगाओ, है कि नहीं? तो जो उनको, जो चीज़ें उन्हें नहीं पसंद है वही करिए। तो ये क्या करता है? उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उस बैक्टीरिया का या उस रोगाणु के बारे में पता लगाता है कि मान लेते हैं अगर पता चल गया कि ये रोगाणु गर्मी से मर जाता है, तो तुरंत हमारा हाइपोथैलेमस को ये सूचना मिलती है कि बेटा गर्मी बढ़ाओ। हाय गर्मी लगाएगा, वो क्या करेगा? शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने लगेगा। समझ रहे कि नहीं? अब शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको किस, अगर जो बैक्टीरिया प्रवेश किया उसको किससे एलर्जी है? गर्मी से, वो तुरंत नष्ट हो जाएगा वहीं पे। समझ रहे हैं? अगर यहां से प्रतिविष बना के उसका प्रतिविष बनाएगा, अब उसे पता चल गया कि बेटा तुम गर्मी से मरोगे, तो ये क्या बना देगा? गर्मी बना देगा। मतलब उसको उसका जो विष है, मान लेते हैं इसे मिर्चे से तकलीफ है, तो कहेगा, दिमाग को कहेगा बस बस इसको मिर्चा खिलाओ, मिर्चा खाओ, दंदना के खाएगा तो ये मिर्च खा के क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। कहने का मतलब है जिस चीज से वो मरता है पहले उसके बारे में सूचना इकट्ठा करता है और उसके बाद फिर उस पर उसका प्रतिविष बना देता है कि इसे गर्मी पसंद नहीं है, इसे मिर्च पसंद नहीं है, ये रात में नहीं सोता है, दिन में सोता है तो दिन में पूरा डीजे बजाओ। ये सोएगा कब? मर जाएगा, है ना? तो ये होता है प्रतिविष। किसी चीज का प्रतिरिएक्शन, तोड़ बना देना, तो उसका तोड़ बना के तरल के रूप में बना के उसके पास भेज देता है और उसका वो क्या कर जाता है? भक्षण कर जाता है। अब अगर उससे भी बच गया, तरल से भी अगर वो बच गया, तो कोशिकीय प्रतिरक्षा काम करती है। लिम्फोसाइट्स, है ना? बहुत सारी लिम्फोसाइट, कोशिका धड़ाधड़ तोड़ के बहुत सारी लिम्फोसाइट्स बना देती है, जो क्या काम करती है? उन जाके डायरेक्ट रोगड़ुए को खत्म। कहने का मतलब है पहले उसे प्यार से भगाया जाता था, भैया चले जाओ, भैया चले जाओ, भैया चले जाओ। जब रोगाणु प्रवेश कर जाता है, अगर वो प्रतिविष से नष्ट नहीं होता तो किसका निर्माण किया जाता है? तब आता है कोशिकीय प्रतिरक्षा। क्या काम करता है? ये बहुत सारे लिम्फोसाइट्स बनाता है और लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं कि ये किसी भी रोगाणु का भक्षण कर जाते हैं। जिस प्रकार से बैक्टीरियोफेज के बारे में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज केवल बैक्टीरिया का भक्षण करता है, लिम्फोसाइट क्या करता है? रोगाणु का भक्षण। धड़धड़ा के जितने बेटा गए हैं शरीर में सबका कांड कर देगा, सबको खा जाएगा, सबका भक्षण कर जाएगा, काम खत्म। समझ गए कैसे रक्षा करता है? अब हम समझने वाले हैं बाबू की विषाणु जनित रोग।
रोग कई तरीके से हो सकते हैं। रोग वायरस के द्वारा हो सकते हैं, रोग जीवाणु के द्वारा हो सकते हैं, रोग प्रोटोजोआ से हो सकते हैं, रोग कवक से हो सकते हैं। कई तरीके से रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैंने विषाणु से होने वाले रोग मतलब वायरस, विषाणु को इंग्लिश में बोला जाता है वायरस, और वायरस द्वारा जनित रोग का वीडियो बन चुका है, तो उसको ज़्यादा समझाना है नहीं, केवल मैं आपको इसको समझा सकता हूं कि इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रेखा हमें क्या करके हिट करके पोइचे मतलब पीछे छोड़ गई थी, बताया था कि नहीं बताया था। रेखा हमें हिट करके साइलेंट होता है, करके पोएचे छोड़ गई। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, मैं केवल सरसरी निगाह से इसको बता देता हूं। पूछा जाएगा कि वायरस के द्वारा, जानिएगा वायरस के द्वारा होने वाले ज़्यादातर रोग लॉन्ग टर्म के होते हैं, चिरकालिक होते हैं, मतलब लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। जैसे रेखा रे का मतलब होता है रेबीज, ख का मतलब खसरा, ह का मतलब हर्पीस, मे का मतलब मेनिंजाइटिस, ही का होता है हिपेटाइटिस, ट्र का होता है ट्रैकोमा, करके का साइलेंट होता है, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छ से छोटी माता, और ड से डेंगू, और गा से गलसोद, ई से इन्फ्लुएंजा। आप इसको देख सकते हैं, इसका वीडियो अवेलेबल है। अब बात करने वाले हैं जीवाणु जनित रोग के बारे में, तो जीवाणु जनित रोग का भी वीडियो अवेलेबल है। इसमें मैंने आपको बताया था पंडित का टीका न्यू है। पूछा जाए कि वायरस तो हो गया, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग के बारे में बताएंगे। तो पंडित का मतलब था प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, फिर उसके बाद था टिटनस, फिर था काला जार या काला बुखार, फिर ये था न्यूमोनिया, और ये था हैजा, ठीक है। इसका वीडियो अवेलेबल आप देख सकते हैं। अगले का बात करते हैं HIV, जिसको HIV वायरस का नाम है, और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, तो इसकी वजह से एड्स रोग होता है, जिसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मतलब इसका वीडियो आपको अपलोड किया जा चुका है। अब हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है शराब और अल्कोहल। आप देख रहे हैं जो न्यू जनरेशन है या आजकल बहुत ही ज़्यादा, अगर एक दिन ठेका बंद कर दिया जाए देसी शराब की दुकानें, तो सरकार को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप देखते हैं लॉकडाउन में स्कूल बंद थे, लेकिन शराब की दुकानें खुली हुई थी। ये बेचारे पी के खुद तो गिर जाते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को संभाल देते हैं। 700 करोड़ का बिजनेस कर देते हैं एक दिन में, समझ रहे हैं ना। अल्कोहल देखिए बहुत बुरी चीज़ है भाई, जितना इससे आप दूर रहे उतना बेटर है। इससे इतने नुकसान हो जाते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना, फिजिकली, मेंटली हम हर तरह से इसमें डिस्टर्ब होते हैं। आज लगभग देखते हैं ना, शराबी जो शराब पीते हैं वो शराब पर निर्भर हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो कर ही लेते हैं। कुछ नहीं होगा, 35 13 35 मेरा मिला के 70 चल मारेंगे, मतलब पिएंगे तो बेटा जरूर। क्या है शराब अल्कोहल, ये क्या करता है, इतना उत्तेजित कर देता है, लत, मैंने बताया ना आदत पड़ती क्यों है शराब की। मैंने आपको बताया जब पहली बार कोई चीज़ आप सेवन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करते हैं तो आपके ब्रेन में एक हार्मोन स्रावित होता है, जिस हार्मोन का नाम होता है डोपामिन। लगातार ये हार्मोन स्रावित होता है, इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा हमारे शरीर को लगातार ज़्यादा चाहिए, और हम एक बार पीते हैं, 2 बार पीते हैं, करते करते हमें आदत लग जाती है। अल्कोहल बहुत बुरी चीज़ है, जितना आप अपनों को बचा सके उतना बचाइए। कहने का मतलब है पढ़े लिखे ही लोग क्रांति ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, अन्यथा कोई अब किसी को समझा नहीं सकता। जब तक किसी को आप तर्क से नहीं समझाएंगे, बातों से नहीं समझाएंगे कि क्या इसके परिणाम है, भाई कितने खतरनाक, आप अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य खराब कर रहे हैं। आप उन्हें समझाएं इन बातों को कि शराब बहुत ही खराब चीज़ है, बुरी चीज़ है। अगर आप शराब पीते हैं तो ये बचा के रखें कि आप अपने बच्चों के सामने ना पिएं। अगर वो पिएंगे, आप कोशिश करिए कि आप इसे छोड़ ही दें। एक दिन में 2 दिन में नहीं छूटेगा, धीरे धीरे आप शराब से दूर हो जाएं, ऐसी जगह चले जाएं या ऐसे माहौल में चले जाएं जहां पे शराबी एक भी नहीं हो।
सभ्यता का या किसी जगह की कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। समझ रहे हैं ना? आप देखेंगे अदर देश के लड़के जो है वो नॉर्मली इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि उनके यहाँ कल्चर जो है वो इंग्लिश का है। अभी हम आधे लोगों को तो ढंग की हिंदी नहीं आती। कल्चर का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो उस जगह पे ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे केवल उन्हें मार धाड़, गांजा, अफीम, हेरोइन, है ना, खाने पीने, शराब की ही बातें, सिगरेट, इनकी ही बातें। जब उस माहौल में, उस सेक्टर में रहेंगे तो आप कतई नहीं सुधरने वाले। ठीक है, तो कोशिश करें सुधारने की, शराब छोड़ने की। आप जब अपनों के बारे में सोचेंगे, अपनों के बारे में सोच लीजिए कि इसकी वजह से मैंने अपनों को खोया है, ठीक है, तो आप पक्का छोड़ देंगे। हाँ, थेथर है तो कतई नहीं छोड़ेंगे। जब अपनों की कोई वैल्यू नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। बात करते हैं क्या करता है। शराब एक प्रकार का मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है। क्या क्या नुकसान है इसके हम पढ़ेंगे, लेकिन आप जान जाएं कि मादक पदार्थ को दो कैटेगरी में रखा गया। पहला वह पदार्थ जो बहुत तेजी से नशा करता है, मतलब बहुत तेजी से क्या करता है, चढ़ता नहीं, कहते नशा करता, धनधना के, गनगना के, एक बार पिए गनगना दे पूरा, है ना। वो क्या है, जल्दी से जो चढ़ेगा उसे तीव्र, और जो धीरे धीरे चढ़ेगा उसे बोला जाएगा कम मादक पदार्थ, और जो तेजी से चढ़ेगा उसे बोला जाएगा तीव्र मादक पदार्थ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ जानकारी शराबी भाई साहब के लिए दे दूं कि अगर आपको शराब नशा नहीं करता, ठीक है, ट्राई मत करिएगा, अगर आपको शराब नशा नहीं करता तो ब्रश करके केवल शराब पी लीजिए, ठीक है। खाना खाने के बाद शराब बहुत धीरे धीरे नशा करता है, और खाना खाने के पहले शराब बहुत तेजी से नशा करता है। और आपको दूसरी जानकारी बता दूं कि शराब आपके पेट में या आपके शरीर में पचता नहीं है। शराब जो आप पीते हैं वो आपके शरीर की वाहिनियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जिस प्रकार से आप दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह खाते हैं उनका बाकायदा पाचन होता है, लेकिन शराब का पाचन नहीं होता, वह वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो जिसका पाचन नहीं, जिससे भूख न मिटे, क्या मतलब है पीने का, समझ रहे हैं ना। आगे बात करते हैं बाबू। तो मादक पदार्थ दो कैटेगरी में, तीव्र मादक पदार्थ और कम मादक पदार्थ। तो तीव्र में जो बहुत तेजी से काम करता है, मदिरा, चरस और भांग ना। मदिरा इसके बारे में हम पढ़ेंगे, चरस इसके बाद और भांग तो आप जानते ही हैं, होली वगैरह पे भाई साहब लोग कुछ ज़्यादा ही बना के मार देते हैं, ठीक है। कम मादक पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, कहवा। चाय आप जानते हैं, चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है। आपको सर दर्द होता है, आप चाय पीते हैं, तो चाय पीते हैं, आपका सर दर्द जो होता है वो क्या हो जाता है, गायब सा हो जाता है धीरे धीरे। किसकी वजह से? क्योंकि चाय में कैफीन, काफ़ी में थोड़ा सा कैफीन होता है, और कहवा सेम चाय का समझ लीजिए एक तरह से रिश्तेदार है, जैसा ये काम करता है वैसे ये काम करता है, ठीक है। तो देखिए, कुछ लोगों को चाय की भी लत होती है, अगर वो चाय ना पिए तो उनका सर दर्द करने लगता है, क्योंकि उसमें क्या है, उत्तेजक पदार्थ, वो भी तो एक प्रकार का नशा है, ठीक है। अंग्रेज दो तीन चीज़ें छोड़ के गए, पहला चाय, दूसरी अपनी अंग्रेजी, ये दोनों हम लोगों को परेशान करके रखी है। हम चाय भी रोज़ पीते हैं, इसके चक्कर में कितने तोस की बली जाती है, कितनी पाव रोटी, है ना, कितनी पाव रोटी रोज़ शहीद होती बेचारी, वो सोच के देखो। दूसरी चीज़ है कि नहीं। और इसके बाद बात करने वाले हैं, कवा हो गया। अब हम बात करने वाले हैं पहले पॉइंट का, मतलब मदिरा, अल्कोहल के क्या दुष्परिणाम होते हैं, ठीक है। समझ जाएंगे तो आप जाके घर पे एक्सप्लेन, किसी को भी ये बातें बता सकते हैं कि भाई साहब, बहन जी आप जो शराब पीती हैं उससे, बिल्कुल बहन जी भी शराब बहुत मजबूती से पीती हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, दुष्प्रभाव। देखिए, हमारा इंडिया का कल्चर, हमारे यहाँ की जो है ना औरतें हैं वो बेचारी बहुत सभ्य हैं। सभ्य का मतलब वो तो इसको छूती नहीं है, कुछ होंगी रेयर केस शायद जो पीते हों, है ना, लेकिन देसिया ना कौन मार दे कभी, तो है ना, नहीं तो दौड़ने लगेंगे। ये क्या होता है, अलग अलग कंट्री देखते हैं ना, उनके कल्चर ऐसे ही होते हैं कि वहाँ पे भी पिए जाते हैं, इनका सेवन किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो शायद ही हो। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ ना हूँ,
ठीक है। पहला क्या, जब आप शराब पीते हैं सबसे पहले किस पे वो क्या, सबसे पहले वो किस पे प्रभाव छोड़ता है? तो सबसे पहले आपके तंत्रिका तंत्र पे। जानते हैं ना कि अगर किसी के घर पे कब्जा करना है तो सबसे पहले मुखिया को कब्जा कर लो। मुखिया को कब्जा कर लेंगे तो पूरा घर आपके हैंडल। आप जिसको मुखिया को कहेंगे जाओ उसको एक तमाचा मार के, उसको कहेंगे वो चुपचाप बैठे रहेगा, पापा तो मार के गए, वो थोड़ी मारा, वो मारेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा? अरे तो वो काहे मारेगा, तुम्हारे पापा तुमको खुद मार के, पापा किसके कहने पे मार के जा रहे हैं? उसी के ना, तो वो इनडायरेक्ट में तुमको मार रहा है। कहेगा आपको पापा कहेगा नौकरी उसके मार के, नौकरी फूट गई नौकरी, पापा मार के गए ना, कुछ बहाना रहता है कि नहीं। चलिए बात करते हैं दुष्प्रभाव के। तंत्रिका तंत्र पे, तंत्रिका तंत्र आपका नर्व सिस्टम वो खराब कर देगा। क्या करता है, क्या नुकसान होते हैं शराब पीने से? तो आपका तंत्रिका तंत्र गड़बड़ हो जाता है, आपको याद करने की क्षमता खत्म, है ना। आप किसी चीज को सोच विचार नहीं सकते, सोच समझ खत्म हो जाती है। और सबसे खतरनाक चीज आत्मसंयम। शराब पीने के बाद हर आदमी द ग्रेट खलिए होता है, आ जाओ बेटा फरिया लो, और एक तमाचा अगर मजबूत का मार देंगे चौनिया की दुकान, हाँ भैया तुम थे, अरे गड़बड़ा गया, है ना। क्योंकि उनको देखिए ना सोचने की क्षमता होती है, उस समय ना वो सोच सकते हैं, ना अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हैं। उनकी गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने शराब पिया हुआ है। तो उनमें उम्मीद, देखिए ऐसे लोगों से दूर बच के रहिए, इनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान बेटा वहाँ दीजिए जहाँ ज्ञान लेने के लायक है। अगर आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ से चुपचाप निकल जाएं। इससे दो फायदे, आप अपनी नज़र में बने रहेंगे और दूसरी सामने वाले की भी नज़र में बने रहेंगे, क्योंकि आपने उसे ज्ञान नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देंगे तो वो आपको अलग ज्ञान, आप इसके शराब के नुकसान गिनवाने से पहले वो आपको शराब का फायदा गिनवा देगा, और आपको लगेगा हाँ बस करो ये सही गिनवा रहा है, आप भी लग जाएंगे एक गिलास बनाओ, अच्छा बड़ा जबर बताए हो तुम तो, है कि नहीं। हम गए थे छुड़वाने और हम लगे हम ही भैया, हम खुद ही छोड़ा क्या गए मुझे, है कि नहीं, हम लोग अलगे में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करता है, आपके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, आपको अपने आप पे मतलब कंट्रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ जब तंत्रिका तंत्र ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका शरीर आपके कंट्रोल में होगा ही नहीं। दूसरा, पेशीय संतुलन। आपका मैं एक बहुत खतरनाक बात बताऊं कि ये प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। शराबी गिरते क्यों हैं? शराबी आखिर गिरते क्यों हैं? क्योंकि मैंने बताया ना, उनका तंत्रिका तंत्र काम करना लगभग बंद, पेशीय संतुलन, पेशियां लगभग काम करना बंद कर चुकी हैं, वो शिथिल हो चुकी हैं। तो जब वो एक पैर उठाते हैं तो उनका ब्रेन सूचना देता है कि बेटा जो पैर वो उठाए थे वो नीचे पड़ गया, अच्छा अभी ये उठाए तब तक ये उठा देंगे। अब आप सोचिए एक के साथ दोनों पैर उठ गया, कहाँ रहेंगे वो? बिल्कुल जाहिर सी बात है, काले वाले नाले में, छोटी गंगा में मिलेंगे, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भाई? तो क्योंकि वो उनका देखिए मांसपेशियां काम कर, अब ऐसा भी नहीं कि अगर वो गिरने लगे तो वो संभल जाएं, क्योंकि मांसपेशियां शिथिल हो चुकी हैं, है ना, प्रतिक्रिया वो दे नहीं सकते। गिर रहे हैं तो धड़क से हाथ रख दें, गिरते हैं नॉर्मली व्यक्ति कोई गिरता है तो वो तो खड़ा हो जाता है, गिरता है तो हाथ होते रख के बच जाता है, कुछ दीवार वगैरह पकड़ के। ये भाई साहब क्या पकड़ेंगे? मांसपेशी तो काम नहीं कर रही, प्रतिक्रिया देने के मूड में तो है नहीं, सोचना तो सोच समझ तो हो ही नहीं रही है ना, संयम तो है नहीं, खुद पे कंट्रोल तो है नहीं, तो एक बार गिरेंगे तो सीधा धड़क मुंह में लेके आएंगे नाला वाला, अरे ससुर इकोनो का प्लास्टिक आ गया लाइफ बॉय वाला, है कि नहीं, ये वाले हाल आ जाएंगे। फिर क्या होगा? यकृत। याद रखेंगे, सबसे इसके अगला पॉइंट है लीवर। अगर शराब जो पीता है तो सबसे ज़्यादा उसका कौन सा डैमेज होता है, कौन सा पार्ट? तो सबसे ज़्यादा आपका लीवर डैमेज होता है। आपका पाचन जो खाते हैं वो भी नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ आपको मधुमेह हो जाता है। शुगर, आपके शुगर लेवल बोला जाता है ना जिसको, नॉर्मल भाषा में, हिंदी नहीं आती आप लोगों को, इंग्लिश आ जाती, क्या बात है ना। शुगर लेवल बढ़ जाता है आपका, तो लीवर डैमेज हो जाता है। देखिए किसी ने कहा था, किसी शराबी ने भगवान से एक बार दुआ की कि भगवान ये दांत आपने मुझे क्यों दिए, क्या मतलब है इस दांत का? अगली बार मुझे लीवर भले ही, दांत भले ही एक देना, लेकिन लीवर अगली बार मुझे 32 देना प्रभु, मैं पी नहीं पाता हूँ जी भर के, है कि नहीं। तो ये हाल है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि शराब पीने में सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट डैमेज होता है, तो आपका लीवर डैमेज होता है। तो 32 लीवर मांग लीजिए आज से अगर पीना है तो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी जानकारी के लिए, गर्भस्थ शिशु। अगर कोई ऐसी स्त्री है जो गर्भवती है यानी कि प्रेग्नेंट है, उसे शराब नहीं पीना चाहिए।
अगर वो शराब पीती है तो उसके क्या परिणाम होंगे कि जो उसका शिशु होगा उसका तंत्रिका तंत्र मतलब शरीर की कोई भी गतिविधि ढंग का काम नहीं करेगी, बाबू विकलांग हो सकता है, मतलब वो बच्चा विकलांग हो सकता है, मतलब किसी अंग से, है ना, उसका कोई अंग डैमेज हो सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है, मतलब उसका दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा। फिर बुलाएगा मम्मी आओ, जब बुलाएगा तो कौन आएगा, कोई नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये जरूरी याद रखेंगे, ये आप समझा सकते हैं कि शराब का उपयोग ना करें। अगला पॉइंट, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप शराब पीते हैं तो साथ ही साथ केवल आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति, पैसे की तंगी आ जाएगी, पति पत्नी में हरदम झगड़ा होगा, है ना, बाबू पैसा मांगेगा तो अब दो तमाचा मारेंगे, वो भाग के जाएगा तो आप अपने बेटे की नज़र में गिर जाएंगे या गिर जाएंगी। ठीक है, सबकी नज़र में गिर जाएंगे। होगा क्या कि आपके पास जब पैसे नहीं होंगे तो आपके लड़के कम पढ़े होंगे। तो जाहिर सी बात है, शिक्षा ही किसी देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसी देश को आगे कोई बढ़ा सकता है तो वो है शिक्षा। बिना शिक्षा के कोई देश अगर आगे डेवलप हो जाए तो बता दीजिएगा कतई नहीं होगा। और अगर जिस घर में शिक्षा नहीं होगी वहाँ पे कभी भी माता पिता की इज्जत नहीं हो सकती, क्योंकि जब पिता पी के आएंगे तो कितनी कोई इज्जत देगा, है ना, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, जो देंगे वही तो पाएंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो जब आप कम पढ़ाएंगे तो वो कम पढ़े लिखे होंगे तो भाई जाहिर सी बात है उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, जैसे आप होंगे वैसे, क्योंकि आपके घर का वो माहौल बन चुका है। दूसरा, उचित आहार। आप रोज पिएंगे, रोज टाइम से आप अल्कोहल का सेवन करेंगे तो आपके घर में पैसे नहीं आएंगे, और आपके घर में अगर पैसे नहीं आएंगे तो कब तक प्रधानमंत्री वाले, कब तक अंत्योदय से आप राशन उठाएंगे भाई? वो भी तो गेहूं चावल ही देंगे, ये रिफाइंड कब तक देंगे आपको? सरकार कब तक आपका पालन पोषण करेगी? आप रिफाइनों बेच के शराब पी जाएंगे, गेहूं घर आएगा नहीं, चावल घर आएगा नहीं, जब आपको पीने की लत लगी है, क्योंकि आप अपने आप में आप अपना आपा खो चुके हैं, आप में कुछ नहीं बचा। और जब घर पे उचित आहार नहीं आएगा, आपको मालूम है कि अगर संतुलित भोजन या उचित भोजन नहीं करेंगे तो शरीर का उचित विकास नहीं होगा, और जो शरीर सही नहीं है उसका मस्तिष्क सही नहीं होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर शरीर सही है तभी जाके आपका मस्तिष्क सही होगा, और मस्तिष्क सही है तो आप हर काम सही तरीके से करेंगे। अगला पॉइंट समझ जाते हैं, अफीम कोकीन के क्या प्रभाव होते हैं। कुछ महान आत्माएं ऐसी भी हैं जो शराब से खुश नहीं होती, वो चले जाती हैं और खतरनाक वाला अफीम लेने। अफीम का पौधा होता है कोकीन, है ना, अफीम कोकीन का इस्तेमाल करते हैं। क्या नुकसान होते हैं? ये सब पियक्कड़, है ना, पीते ई हैं लेकिन पीले ई हो जाते हैं। कौन? जो अफीम का सेवन करता है, उन्हें अगर आप पहचानना चाहते हैं तो उनके शरीर का रंग पीला हो जाएगा। आप उनको देख के बता सकते हैं कि अफीम। पहली चीज़ तो जब चलता है तभी उनकी आंखें बता देती हैं। शराबी को आप देखेंगे तो उनकी आंख बता देती है कि भाई साहब अपने डोज में हैं, ये आ रहे हैं वहाँ से देवबंद से, है ना, मतलब वो उनकी आंखें लगती है, चलते हैं। अब पूछेंगे तो कुछ बात ज्ञान की देंगे उस समय, क्योंकि भाई है ना दर्शन करके आए हैं डायरेक्ट। आगे, दृष्टि व श्रवण शक्ति, उनमें देखने की और सुनने की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी। भैया बुलाएंगे दोबारा तो फिर कहेंगे हाँ अच्छा हाँ ठीक है, फिर चल गए। उनको तो समझ में नहीं आ रहा कि किसको बुला रहे, है ना। तो ना वो सुन सकते हैं उस समय, जो ज़्यादा नशा करते हैं धीरे धीरे उनको देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, कुपोषण हो जाता है। भाई कब तक अफीम? जब अफीम खाएंगे तो आपको सोचने समझने की क्षमता, जब इन दोनों का नशा करेंगे सोचने समझने की क्षमता खत्म, तो भूख कभी महसूस ही नहीं होगी। तो शरीर को सभी पोषक तत्व चाहिए भाई ना, तो जब सभी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? कुपोषण, और शरीर से रीढ़ जैसा हो जाएंगे पतले से। जब इधर से पश्चिम वाली हवा चलेगी तो उड़ के चले जाएंगे संजरपुर, है ना, इधर सॉरी फरिया, है ना, पूरब वाली चलेगी तो संजरपुर पहुंच जाएंगे। जब कुछ है नहीं तो क्या फ़ायदा? ऐसे लोग से भैया लू में गेहूँ कटने के बाद बोझा ढोवाइए, दौड़ेंगे लेके बोझा, क्योंकि कुछ तो है नहीं शरीर में, जितनी हवा मारेगी उतने लेके दौड़ेंगे, है कि नहीं। 15 मिनट में बोझा पहुंचा देंगे। अगर जहाँ से दूर जाना होगा उनको बोझा देके छोड़ दीजिए, वो पहुंचा देंगे, इतनी स्पीड है उन लोगों में। भ्रमात्मक स्थिति, भ्रम की स्थिति हो जाती है। भ्रम का मतलब वो कभी इधर जाएंगे, अरे इधर कैसे आ गया, फिर इधर, मतलब वो हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। उनको लगेगा मैं सही जा रहा हूँ, फिर अरे घूम जाता है, मतलब वो हमेशा भटकते रहते हैं, भ्रम हो जाता है उन्हें। ठीक है, शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, ना वो सोच सकते हैं, मतलब वो मेंटली शरीर से तो पतले होकर करेंगे, दिमाग को पतले हो जाएंगे, मतलब क्या कहना क्या नहीं बोलना वो चले जाएंगे। ठीक है,
अगला पॉइंट है आपका संक्रामक और असंक्रामक रोग। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी आपको बेसिकली कुछ जानकारियां इसकी दे दी जाती है। क्या होता है संक्रामक रोग? तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं उसे बोला जाता है संक्रामक रोग। ज़्यादातर संक्रामक रोग किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से। हालांकि जो संक्रामक रोग होते हैं वो जीवाणु, ठीक है, कवक, प्रोटोजोआ, इसकी वजह से हो जाते हैं। और असंक्रामक रोग एकदम नॉर्मली भाषा में समझिए, संक्रामक का मतलब छुआछूत का रोग और असंक्रामक का मतलब छुआछूत का रोग नहीं, जो अछूत है ना। तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं वो कहलाते हैं संक्रामक रोग। और वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होते, मतलब वो किसी के कारणवश एक ही वो प्रतिजन की वजह से ही होते हैं, उन्हें बोला जाता है असंक्रामक रोग। ठीक है, तो ये जानकारी आप अपने तक जरूर पहुंचाएं। कोशिश, अगर इस वीडियो के माध्यम से एक भी व्यक्ति ने अगर शराब छोड़ा तो वो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। समझ रहे हैं ना? अगर आप किसी एक व्यक्ति का शराब छुड़वा दिए तो केवल आपने एक व्यक्ति का शराब नहीं छुड़वाया, बल्कि साथ साथ एक परिवार आपने बचा लिया, साथ साथ कई जिंदगियां आपने बचाई और साथ साथ आपने देशभक्ति का भी काम किया। केवल वही देशभक्त नहीं है जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको नमन है भाई, उनसे बड़ा देशभक्त कोई है नहीं, लेकिन घर बैठे भी देशभक्ति की जा सकती है। क्या करके? ये छोटे छोटे काम करके, देश हित में छोटे छोटी इकाइयां जो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपको मालूम है देश तभी संवरेगा, केवल एक व्यक्ति, केवल प्रधानमंत्री के चाहने से देश नहीं सुधरेगा, बल्कि जब तक एक एक व्यक्ति के मन में ये बात नहीं है कि हमें परिवर्तन लाना है, हमें देश को बदलना है, हमें भी नई ऊंचाइयों को छूना है। ठीक है, जानकारी समझ में आई? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।